हेलो साथियों, आज मैं फिर से बीएसएससी इंटर स्तरीय सचिवालय सहायक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट लेकर दोस्तों। आज हम लोग फिर से 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, नाभिकीय संयंत्र, फोटोसेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला सवाल है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है अल्फा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो चर्म रोग के लिए या त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। इसके हिंदी में पराबैंगनी किरण भी कहते हैं, पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो रिटर ने किया था। किसने किया था? तो पराबैंगनी किरणें की या अल्ट्रावायलेट किरणें की खोज किसने किया? तो रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है परिसर वो 10 के पावर -8 मीटर से लेकर के 10 के पावर -7 मीटर इसका तरंगदैर्घ्य होता है पराबैंगनिक किरण का। पराबैंगनिक विकिरण से आने वाले हानिकारक प्रभाव को जो ओजोन परत द्वारा रोका जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। ऑप्शन है वर्ष 2004, 2006, 2007 या 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 ईस्वी में भारत में नैनो मिशन का शुरुआत हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना था, बुनियादी ढांचे का विकास करना था, मानव संसाधन का विकास करना था और नए नए अनुप्रयोग एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है कि समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार का प्रयोग समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन है विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण या प्रवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवर्तन के कारण ध्वनि तरंगे जो है वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। अगला सवाल है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगे लाल, हरा और नीला, इसका ट्रिक होता है निहाल। निहाल से आप याद रख सकते हैं, नी से नीला, ह से हरा और ला से लाल। निहाल जो है ये प्राथमिक रंग होता है, को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। ऑप्शन है काला, श्याम, सफ़ेद या मैजेंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। ऑप्शन है नाभिकीय बल का, विद्युत चुंबकीय बल का, गुरुत्वीय बल का या बी और सी दोनों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल का प्राकृतिक में अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, किंतु पृथ्वी के हर एक स्थान पर गुरुत्वीय बल स्थित है। हर एक अपने प्लेनेट के पास गुरुत्वीय शक्ति होता है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि झूला पे बैठे झूल रहा और एक व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। लेकिन यही पूछता कि उसमें एक व्यक्ति और आकर के बैठ जाए, एक व्यक्ति झूल रहा झूला पर, एक व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल यह है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के सहवन के लिए सहवन ऊतक
जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? ऑप्शन है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिटोफाइटा या ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिटोफाइटा में। अगला प्रश्न है कि कौन से स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म देकर अंडे देती है? शिशु स्तनपायी जंतु है जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है, जन्म न देकर के अंडे देती है। ऑप्शन है इक्डना, प्लेटिपस, कंगारू या ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इक्डाना जो है और प्लेटिपस जो है, ये दोनों स्तनपायी जंतु है पर ये अंडे देती है, और प्लेटिपस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है, मतलब फैलने वाली रोग नहीं है? डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया या कैंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। अगला सवाल है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या होती है, कौन सी घटना होती है? तो ऑप्शन है अपचयी एंजाइम, परजीवी प्रक्रियाएं, भोज रिक्तियाँ या जल अपघटन एंजाइम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल अपघटन एंजाइम्स होते हैं, इसलिए से लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला या थैली कहा जाता है। अगला सवाल है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या केंद्रिकाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। या प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशीय कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं को इंग्लिश में आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, और इसे इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो भी कहा जाता है। और इसका जीवन काल जो है, आरबीसी का जीवन काल जो है 20 से लेकर के 120 दिन होता है। अगला सवाल है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक जनन पर आधारित है। अब मेंडल को जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक या आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन ऑफ मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है पार्किंस, मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर या हाइड्रोसिलेफेलस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्जाइमर रोग जो है वो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में सर्वाधिक पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। डाउन सिंड्रोम में होता क्या कि मनुष्य के शरीर में एक अधिक, जैसे डाउन सिंड्रोम होगा तो मनुष्य के शरीर में कोई एक अंग अधिक हो जाता है। जैसे किन्हीं को देखते होंगे हाथ में 5 की जगह पर उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो यह किसके कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है? असिस्टेंट ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मेडुला ओब्लांगेटा, मेरुरज्जु, अग्र मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मेरुरज्जु को मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन है ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तथा यहाँ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। वही बड़ी आंत में जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन मिनरल्स रहता है उसे अवशोषित कर छोटी आंत को ट्रांसफर कर देता है और यहाँ पे सारा भोजन को पाचन या सड़ा या गलाया जो भी हो यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव। तो इसमें से सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से सभी जो है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का समान व्यवस्था है। व्यक्तिगत निम्न आय भी अल्प विकसित है, पूंजी निर्माण की निम्न दर भी अल्प विकसित है और जनसंख्या दबाव भी अल्प विकसित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाभ जो है वो उत्पादक के कारक नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। ऑप्शन है सुरेश तेंदुलकर समिति, जेपी नायक समिति, एस हाशिम समिति या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी नायक समिति जो है वो गरीबी मापन से संबंधित था। अगला सवाल है कि मई 2022 में QUAD शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन है सिडनी, टोक्यो, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था, जिसमें भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया था। और क्यूड का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो 2021 में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2021 में यूएसए में हुआ था। यूएसए अमेरिका में किया गया था। क्वाड में कुल जो है वो 4 देश शामिल है। कितने देश शामिल है इसमें? तो 4 देश क्वाड में शामिल हैं। और इसमें कौन कौन सा देश है? तो क्वाड में भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला सवाल है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्यटन विकास वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया 2023 में। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच
मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सोनल नदी, फेनी नदी, आमूद दरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनी नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री नदी का निर्माण, मैत्री पुल का निर्माण कराया गया। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1.9 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, चीन, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। अगला सवाल है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? ऑप्शन है 27 सितंबर 2021, 27 अगस्त 2021, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2019। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है कि कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है संजय बारू, के रंगोथमन, समीर सोनी, शशि थरूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के रंगोथमन जो है वो कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के रचयिता है। अगला सवाल है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी घाट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने किया? ऑप्शन है मालदीव, मलेशिया, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 2021 में आए तूफान का नामकरण म्यांमार देश ने किया था। 2021 में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन है रतन टाटा, शकुंतला हरक-सिथिलस्टेट, डॉक्टर पीके मिश्रा, डॉक्टर सिंधिया रोसेनज्विग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्विग। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है बागमती और कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक और सोन, गंडक और फाल्गु, कोसी और बूढ़ी गंडक। तो कर्मनाशा जो है वो दक्षिण की ओर आकर के मिलती है, दक्षिण की ओर से बहने वाली है। सोन भी है दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियाँ, फाल्गु भी दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियाँ। इसमें कोसी और बूढ़ी गंडक जो ये दोनों उत्तर से अब बह करके आकर गंगा नदी में मिलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति जे.के. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति एस आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने। अगला सवाल है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक की है। अगला प्रश्न है कि स्वराज्य पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सुरनावंगी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ?
ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुंग वंश की स्थापना हुआ मौर्य वंश के बाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से मिलने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया? तो इसका ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया मिलने से मना कर दिए थे। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी संबंधित थे। अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन है मगध, राजगिरी, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और यह आयोजन जो है वो 250 ईस्वी पूर्व की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो मोगली तिस्ता ने किया था। मोगली पुत्र तिस्ता द्वारा किया गया था तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के युग में गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि पित्त आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? पित्त आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी कोरिया, अमेरिका, उत्तरी कोरिया या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान को पित्त आतंक से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा को 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को समावेशन कब किया गया? 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी में संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो को, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वां संशोधन द्वारा 2003 में शामिल किया गया। अगला सवाल है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 में यह वर्णित है कि हर एक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन है मई 1949, जुलाई 1947, जनवरी 1950, जनवरी 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मई 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 13, 15, 33 या 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 महिला संविधान सभा में शामिल थी। जबकि अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या भारत के संविधान सभा में 33 थी। अगला सवाल है कि भारत संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया? ऑप्शन है
भाग 7, भाग 8, भाग 9 या भाग 10 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और ये अनुच्छेद कितना से कितना है? तो अनुच्छेद 239 से 242 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया संविधान के उद्देशिका में। अगला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है अफजल अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पनिकर, पंडित हृदयनाथ कुजूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हो गई है, तब बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता थी, ये गलत है। मंत्रिमंडल सचिवालय जो भारत सरकार के अधीन है वो 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक जो है वो कैबिनेट सचिव होता है। प्रशासनिक कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर अधीन रह करके कार्य करते हैं। अगला सवाल यह है कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, अभिवहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है कि सूर्य द्वारा लघु तरंगे पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं, बिल्कुल गलत। अगला है कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगे वायुमंडल को नीचे से गर्म करना है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों गलत है कि सौर विकिरण का पृथ्वी का हिमांशित द्वारा परिवर्तन होकर लौट जाना, ये भी गलत है। वायुमंडलीय द्वारा सौर विकिरण का परिवर्तित करना, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ऑप्शन है पछाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ या वर्षा मेघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पछाव मेघ जो है वो सबसे ऊंचा बादल होते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पेयरी, सवाना, स्टेपी या डाउन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, पायरोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। वही सिस्मोग्राफ में जो है ये दर्शाया जाता है कि किस वेग से तूफान आया था, जिसमें इस तरह से बना हुआ ग्राफ से बताया जाता है। अगला सवाल है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के विवरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है आर्थर होम्स, हैरी, अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टेलियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेगनर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है क्वार्ट्ज, माइका, एम्फीबोल, पायरॉक्सिन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा को रेगुर कहते हैं? ऑप्शन है काली मिट्टी को, लेटेराइट मुद्रा को, जलोढ़ मुद्रा को या पीट मुद्रा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मुद्रा को रेगुर मुद्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, राजस्थान में चलवासी पशुचरण पद्धति प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फार्मिक अम्ल या एसिटिल्डिहाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल जो है वो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन है कांच के सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से या हास्य प्रकाश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 8 और 7 होता है। अगला प्रश्न है कि टरबाइन व डायनमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा जो है टरबाइन या डायनमो बिजली उत्पन्न करने में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ऑप्शन है HCl, H2SO4, HNO3, H2CO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऑप्शन है रंगहीन, अत्यधिक रंगीन, ठोस विलय, घोलने में असमर्थ, विलमित ठोस कण वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में होता है। जो 4 खिलाड़ी की बात करें तो 4 खिलाड़ी जो है वो पोलो में होता है। पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? तो 4 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। वही 7 खिलाड़ी जो है वो कबड्डी और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है 2005, 2008, 2015 या 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 ईस्वी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गोदान किस राज्य के गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार जो है वो गोदना, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य गोदना है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य रंगोली है, महाराष्ट्र की रंगोली। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मांडना और मेहंदी राजस्थान की प्रमुख लोक कला है। वही झारखंड की बात करें तो झारखंड की अपहन लोक कला है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, गांधीनगर, जयपुर या चंडी मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 21 नवंबर या 24 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि योकोहाम रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओजोन परत के संरक्षण से, शरणार्थी समस्या से, आपदा प्रबंधन से या वैश्विक भुखमरी को दूर करने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से योकोहाम रणनीति संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जो है ये किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या जैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय आपदा है बर्फानी तूफान। अगला प्रश्न है कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वन प्राणी अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन है चंबल नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी या मालप्रभा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर बनाया गया है और इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ प्राप्त होता है इसके जल से। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से भालू, नीलगाय और तेंदुआ रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।